नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर जो एनएचआरसी की टीम ने जांच की थी दंगे की, उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। और आपको बताएं, वो जो रिपोर्ट थी वो बाकायदा 50 पन्ने की रिपोर्ट थी। और उस 50 पन्ने की रिपोर्ट में एनएचआरसी ने पॉइंट दर पॉइंट ये आरोप लगाए थे कि पश्चिम बंगाल में, आपको बताएं, उन्होंने टिप्पणी की थी, कानून का राज नहीं, शासक का कानून है। और वो इसलिए कहा था कि एनएचआरसी ने ये पाया कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है या तो कभी कभी गुंडों के साथ मिली हुई है। दूसरा, जो राज्य है, जो शासक है, जो सत्ता है, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है, मूक समर्थक है उन लोगों की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं। और इसलिए एनएचआरसी ने टिप्पणी की कि यहां कानून का राज नहीं है, यहां तो शासक का कानून चलता है। शासक ने कह दिया, जो मुख्यमंत्री और उनके नेताओं ने कह दिया। और इसलिए आपको बताएं, एक बात चली थी एनएचआरसी की रिपोर्ट में कि टीएमसी के कुछ मंत्री और विधायकों के नाम भी हैं। अब ये लोगों ने बताए थे, लोगों के आधार पर वो रिपोर्ट दी गई थी। अब इसको लेकर जब कलकत्ता हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, अब कोर्ट ने नोटिस दिया पश्चिम बंगाल सरकार को। तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के लीडर भी हैं और वो वकील हैं, पेश हुए और उन्होंने बाकायदा एनएचआरसी की रिपोर्ट पर पॉइंट दर पॉइंट इसका उत्तर बनाया। रिपोर्ट बनाई 95 पन्नों की, जी हाँ, 95 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई। और उस रिपोर्ट में सारा लब्बो लबाब अगर उसका पूरा निचोड़ निकालें तो वो ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो एनएचआरसी की रिपोर्ट है उसको सिरे से खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई ही नहीं। यानी जो हलफनामा 5 जजों की खंडपीठ, जस्टिस बिंदल की खंडपीठ में जमा कराया है सरकार ने, उसमें सरकार की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए अभिषेक मनु सिंघवी, वो कह रहे हैं कि दंगा हुआ ही नहीं, हत्या हुई ही नहीं, रेप हुई ही नहीं। और क्या कह रहे हैं, ये चुनाव के पहले का है, चुनाव के बाद में नहीं हुआ। और चुनाव के पहले में भी वो कहते हैं ये बीजेपी वालों ने करा। और इतना ही नहीं, हद ये हो गई कि 95 पन्नों की पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में इन्होंने आरोप लगाया एनएचआरसी पर और ये कहा, उसमें लिखा कि एनएचआरसी के सदस्यों से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का काम करेंगे क्योंकि उनके संबंध बीजेपी से हैं। अरे भाई, बीजेपी से हैं तो करना तो कोर्ट को है, आप उसको मना कर रहे हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हलफनामा कोर्ट में दिया गया है और सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया कि इस तरह की कोई हिंसा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नहीं हुई, तो अब सवाल उठता है, क्या वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं? जो 2000 महिला वकील थी, जिन्होंने सीजेआई यानी देश के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था कि तुरंत कार्रवाई की जाए, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, हिंसा हो रही है जिसमें उनकी अंतरात्मा कांप रही है। ये महिलाएं, 2000 महिलाएं वकील जो थी, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। क्या ये झूठ बोल रही थी? एक पत्र देश के राष्ट्रपति को लिखा गया जिसमें पूर्व आईएएस, आईपीएस और राज्यों के राज्यपाल पूर्व जो रहे थे और देश विदेश में राजनयिक रहे हुए उन लोगों ने पत्र लिखा था। क्या वो झूठ बोल रहे थे? सवाल ये उठता है। एनएचआरसी झूठ बोल रही है तो क्या महिला आयोग झूठ बोल रहा है? क्या एससी एसटी आयोग झूठ बोल रहा है? जिस अल्पसंख्यक आयोग झूठ बोल रहा है जिसके सदस्य के ऊपर खुलेआम हमला हुआ, वीडियो हमने देखी, ये तो चुनाव के बाद ही हुआ है। तो अगर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के ऊपर हमला हो सकता है जिसके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल था, तो आम जनता के साथ क्या हुआ होगा? यह टिप्पणी अल्पसंख्यक आयोग की थी। तो उसके सदस्य, जिसकी वीडियो हम सब ने देखी है, ममता बनर्जी सरकार कहती है हुआ ही कुछ नहीं। इसका मतलब तो यह तय है कि दंगाइयों के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती, उसकी पुलिस गुंडों को पकड़ना नहीं चाहती। और इसीलिए आपको बताएं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एनएचआरसी की रिपोर्ट सौंपी थी एनएचआरसी ने, उसमें लिखा था
कि कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में जहां भी हिंसा हुई पूरे क्षेत्र में पुलिस गुंडों के साथ मिली रही और इसीलिए पुलिस से उम्मीद नहीं है कि ये लोगों के साथ न्याय करेगी और इसलिए सारी जांच मामले की सीबीआई से कराई जाए। इसका मतलब ये तय हो गया कि सरकार ने तो मन बना रखा है कि वो एनएचआरसी को ही झूठा बता दे, वो एनएचआरसी को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दे और कोई कार्रवाई वो हिंसाग्रस्त लोगों के न्याय देने में नहीं करना चाहती। तो ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो महिलाओं के साथ रेप हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, जिनके घर जलाए गए, हमने वीडियो देखी, टीवी चैनलों ने उसको दिखाया चुनाव के बाद ही, तो ममता बनर्जी कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसके सरकार कह रही है कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब कौन झूठ बोल रहा है, अब इसका फैसला कोर्ट को करना है। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अब देखना होगा कि 28 जुलाई में ये जो खंडपीठ है जस्टिस बिंदल वाली, ये क्या फैसला लेती है और अब इसकी सजा, क्योंकि अगर ये झूठ है, क्योंकि हलफनामा दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से सरकार से, वो ये दिया गया है कि हिंसा हुई नहीं, एनएचआरसी कह रही है हिंसा हुई, वकील कह रहे हैं हिंसा हुई, अल्पसंख्यक आयोग कह रहा है हिंसा हुई। अब इसका मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है। यदि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है तो किस अधिकारी को या ममता बनर्जी को क्या सजा मिलेगी, यह सारा देश जानना चाहता है। हम भी देखना चाहते हैं कि सरकार झूठ बोलती है तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या टिप्पणी करती है। खाली टिप्पणी से काम चलने वाला नहीं है, इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने यह हलफनामा दिया है, अगर यह झूठा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर यह झूठ है कि एनएचआरसी ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान जाना पड़े तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में दखल देना चाहिए। और अब यह ध्यान देना है कि ये सब हुआ क्या है। आपको बताएं कि ये सब जो घटना हो रही है, इस सब घटना के पीछे ममता बनर्जी सरकार में बैठे हुए विधायक और मंत्री, उन सबकी सहमति है। और जिसके कारण आपको बताएं जो हिंसा हुई सारी की सारी, इस हिंसा को बाकायदा टारगेट किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के सपोर्ट करने वाली महिलाओं को, और स्पेशली उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जो हिंदू हैं, वहां जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनका ग्रुप बाकायदा गांव-गांव में घूमकर ये हिंसा को अंजाम दे रहा था। उन रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी सरकार बढ़ावा देना चाहती है। और बढ़ावा देने के लिए आप देखिए कि किस हद तक नीचे गिरी है कि थाने में एक भी कोई एप्लीकेशन अगर जबरदस्ती हुई भी है तो छोटी मोटी धाराओं में उस केस को खत्म करके बंद कर दिया गया। आखिरकार ममता बनर्जी सरकार ये रोहिंग्याओं को और गुंडों को क्यों बचाने में लगी हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो समझ में आता है। और समझ एक ही है कि ये घुसपैठ हो रही है, ये जो रोहिंग्या है इनको बसा कर वो अपना तुष्टीकरण करना चाहती है मुस्लिमों का, और मुसलमानों को देश के दिखाना चाहती है कि मैं हूं जो तुम्हारे धर्म के लोगों की रक्षा करूंगी, और मैं हूं तो तुम्हारे धर्म के लोग जो विदेश से भी आएंगे घुसपैठ करके उनको मैं संरक्षण दूंगी। और इसके कारण ममता बनर्जी इस तुष्टीकरण के कारण प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। तो अब फैसला जनता करेगी 2024 में। इस विपक्ष के नेता जो ये तुष्टीकरण में लगे हैं, हमें तो 70 साल हो गए देश का आजाद हुए, 70 साल में हमने देखा है कि यहां हिंदू को दोयम दर्जे का माना गया, और तुष्टीकरण के कारण यहां घुसपैठियों को हमेशा पैरवी की गई, यहां जिहादियों की हमेशा पैरवी की गई। अगर एक अखलाक मर जाए तो पूरा आसमान सिर पर उठा लेता है ये विपक्ष। और यदि कोई हिंदुओं की हत्या होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुई है, तो सवाल ये उठता है कि अगर वो चुनाव के पहले नहीं हुई और बाद में हुई, की किसने? चुनाव के पहले हुई अगर ममता बनर्जी मानती है तो चुनाव के पहली भी हिंसा के लिए दोषी कौन है? क्या उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद को गोली मार ली, खुद के घर जला लिए? ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है कि अगर चुनाव के पहले हुई है तो उसके लिए भी दोषी कौन है? टीएमसी के गुंडे। अरे भाई, आप कहती हो चुनाव आयोग के हाथ में थी व्यवस्था, तो चुनाव आयोग के हाथ में थी, उसके बाद अब आपकी सरकार आ गई तो जिम्मेदारी बनती है। एप्लीकेशन लोग दे रहे हैं तो चुनाव आयोग के हाथ में थी, ठीक है, डील हुई। आप कह रही हो ऐसा हुआ नहीं है, ये सब चुनाव के बाद की हिंसा है, क्योंकि उसका धुआं उठता हुआ, आग लगती हुई, महिलाओं की चित्कार, ये सब देखी गई है। डेट वाइज ब्यौरा है बाकायदा, उसके कई के तो वीडियो भी हैं, कई के फोटो हैं,
और वो हजारों फोटो एनएचआरसी के पास सबूत के तौर पर लोगों ने जमा कराए, एप्लीकेशनें लिखी। उस एप्लीकेशन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी के पास भी वो प्रार्थना पत्र लोगों ने दिए हैं, जिनके साथ चुनाव के बाद हिंसा हुई। तो क्या ममता बनर्जी सच बोल रही है, बाकी सब झूठ? वहां के राज्यपाल झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्रालय की जो टीम स्पेशली गई थी एडवोकेट मोनिका अरोड़ा के नेतृत्व में, वो सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। केवल ममता बनर्जी सच्ची है। और ममता बनर्जी ने अगर कह दिया हिंसा नहीं हुई तो नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? तो इस देश की न्यायपालिका को देखना होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट को देखना होगा, उस खंडपीठ को, कि यदि ममता बनर्जी इस तरह का झूठ बोलकर दंगाइयों, हिंसाइयों और बलात्कारियों का पक्ष लेना चाहती है, उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट जल्दी से संज्ञान ले। हालांकि 28 तारीख दूर नहीं है, लेकिन इस मामले में लंबा खींचेंगे तो लोगों का मनोबल टूटेगा। मनोबल पहले ही टूट चुका है पश्चिम बंगाल में। जो हिंसा पीड़ित लोग हैं और स्पेशली जो महिलाएं हैं जिनके साथ सामूहिक रेप तक हुए हैं, वो बार बार पूछती हैं कि हमारे साथ न्याय कब होगा। इस देश में आजादी के बाद अगर इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं तो वो गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मोदी जी क्या करने जा रहे हैं? वंदे मातरम।